बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना हिस्सा नज़म शुरू करेंगे, जिसमें पहली नज़म है हमारी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और उसके शायर का नाम है मीर अनीस। मीर अनीस 1800 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1874 में हुई। मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली था और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीगर मुरवजा उलूम फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। हसूल तालीम के साथ साथ शहसवारी और सिपागरी के फ़न भी सीखे। मीर अनीस मौज़ूए तबा थे। उनके ख़ानदान के अक्सर लोग शहर कहते थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े, उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था। इस अदबी फ़िज़ा ने मीर अनीस के तबी रुझान को जला बख्शी और वो बचपन ही से शेर कहने लगे। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते थे। उसके बाद लखनऊ आ गए। अब हम देखते हैं कि मीर अनीस का असलूब बयान कैसा था। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। उनके मरासी में सोज़ो गदाज़, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजरकशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं, जो उनकी कादरुल कलामी की दलील हैं। उन्होंने वाक़यात व जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्के लिखे। मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बन देते थे। उर्दू के मारूफ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरवानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मीर साहब बहुत पुरगो थे। उन्होंने मुतअद्दिद मरसिये लिख डाले और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना था। लेकिन बावजूद पुरगोई के उनके कलाम में कहीं इब्तिदाल या आमियानापन नहीं आने पाया। ये नज़म उनके एक तवील मरसिये का हिस्सा है, जो उनके तख़य्युल, मंज़र निगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। मीर अनीस की तसनीफ़, उनके कुछ मरासी इंतखाब मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की अदब लाहौर से और अनीस के मरसिये 2 जिल्दें, जिनमें मर्तबा और साले आबिद हुसैन शामिल हैं। रबायात लिखी उन्होंने, जिनमें रबायात अनीस और अनीस के सलाम नामी कुतब भारत से शाया हो चुकी हैं। हमने पढ़ा कि मीर अनीस मरसिया निगार हैं, तो हम यहाँ पर देखते चलेंगे कि मरसिया की क्या तारीफ़ है। मरसिया लफ्ज़ रसा अरबी लफ्ज़ है, जिसके मायने मैयत पर रोने के हैं। मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसाई वास्फ़ हो, लेकिन अब बिलखुसूस उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसका मौज़ू वाक़या करबला से हो। मरसिया में अगर किसी ख़ास शख्स या अशख़ास का तज़किरा हो और वो वाक़यात करबला या आले मोहम्मद से मुताल्लिक़ ना हो, तो उसे ताज़ियती नज़म कहते हैं। वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ, जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। तो जो इस नज़म में भी हज़रत इमाम हुसैन और वाक़या करबला में मौजूद जितनी भी मुश्किलात हैं, जिस किस्म का समा था, उसके बारे में तफ़सीलात बताई गई ही हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत असल में मरसिया है, लेकिन इसको मुसद्दस भी कहा जाता है। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों, जिनमें पहले 4 मिसरे आपस में हम काफ़िया हों और बाकी 2 आपस में हम काफ़िया। तो इस नज़म को हम मुसद्दस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका पहला बंद देखते हैं, और जो कि है 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। देखते हैं कि इनमें क्या बयान किया गया है। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों करूं बयां, डर है कि मिसले शमाना जलने लगे ज़ुबां। वो लू के अलखज़र, वो हरारत के अलअमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आबी खून को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। ये तो था हमारा पहला बंद। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह में जिन बातों का आपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है, अहम तौर पर ख्याल रखना है, वो क्या क्या है। हम देखते हैं कि तशरीह लिखने का तरीका क्या है। इसमें सबसे पहले आप बंद लिखने के बाद आप हवाले मतन की हेडिंग देंगे। उसमें आप
की पहली हेडिंग होगी नज़म का नाम। नज़म का नाम क्या है? मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। दूसरी हेडिंग देंगे शायर का नाम। शायर का नाम है मीर अनीस। उसके बाद हम जो बंद है उसका मफ़हूम लिखेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका हमने मफ़हूम किस तरीके से लिखना है। पहले बंद का मफ़हूम है, जंग के दिन की गर्मी का क्या हाल बयान करूं, डर है कि ज़ुबान कहीं शमा की माने जलने न लगे। इतनी तेज़ गर्म हवा के खुदा की पनाह, मैदान जंग गर्मी से सुर्ख था और आसमान का रंग जर्द था। ज़मीन पर लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे और गोया हवा से ज़मीन पर आग बरस रही हो। तो ये था इन अशार का मफ़हूम और अब हम इनकी तशरीह देखेंगे। आपने देखा कि इस मफ़हूम में जितने भी मिसरे बयान किए गए थे उनको सिंपल आसान अल्फाज में बयान करके लिख दिया गया है। तशरीह क्या होती है? उन मिसरों को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बयान करना। अब हम देखते हैं इस शेर की तशरीह क्या बताई गई है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं, शायर कहते हैं कि एक तो ये कि मुल्क अरब का रेगिस्तान था जिसकी गर्मी मुताजिब बयान नहीं, और फिर ये जंग का दिन था। ज़ाहिर है कि जंग की वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ और बढ़ जाती है, इसलिए मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान कर सकूं। बस ये समझ लें कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात है। मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरी ज़ुबान गर्मी की शिद्दत और सही कैफियत बयान करते हुए शमा की मानद जलने ना लगे। मैदान जंग में इस कदर लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की पनाह तलब करने लगे। मैदान जंग की ज़मीन गर्मी की शिद्दत से तप कर तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी थी। गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान भी इसकी शिद्दत से महफूज नहीं था, बल्कि वो भी जर्द पीला दिखाई दे रहा था। ज़मीन पर अल्लाह ताला की मखलूक और लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे। उन्हें गर्मी की शिद्दत में अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता था, जिससे वो बहुत बेताब और बेहाल हो रहे थे। गर्मी की शिद्दत की ये कैफियत थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही हो। ये तो था पहले अशार पहले बंद की तशरीह। अब बाकी जो इसके बंद हैं उनकी आपने तशरीह खुद करनी है, और तमाम बंद की तशरीह से पहले आपने हवाला मतन, शायर का नाम, नज़म का नाम, मफ़हूम और फिर आखिर में तशरीह, इन तमाम हेडिंग्स को देखते हुए आपने आगे तफसीलात लिखनी है। अब हम नज़म के मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं जिससे आपको तशरीह करने में आसानी हो जाएगी। लू, तेज़ गर्म हवा, आफ़ताब, सूरज, हिद्दत, तपिश, ताब तब, चमक दमक, हबाब किसको कहते हैं? बुलबुला को, खोलना यानी कि उबलना, शजर दरख्त को कहते हैं, बर यानी कि पत्ता, नखल छोटा पत्ता, चनार सुर्ख फूलों वाला एक दरख्त, ज़ीस्त ज़िंदगी, मदकूक दिक्का मरीज़, कछार शेर का मस्कन, आहू हिरन, मोहर सूरज, मुकद्दर मेला या नाराज़, गुबार गर्द, गर्दूं आसमान, तप बुखार या गर्मी, मुस्तरिब बेचैन, गर्दाब भंवर या पानी का चक्कर, शोला जवाला वो शोला जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं, गुमान ख्याल, नहनंग मगरमच्छ, माही मछली, सब्ज़ाज़ार हरा भरा मैदान, शिद्दत ज़्यादती, कबाब जला भुना।
یہ تو تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ امید ہے ان معنی کو دیکھتے ہوئے آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم ان کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ جواب ہے، شاعر نے کہا کہ کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگے، کیونکہ میں کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح شاعر نے زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے دونوں کنارے ہیں۔ جس طرح انسان کے لب ہوتے ہیں، اسی طرح نہر کے دونوں کناروں کو اس نے لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح گرمی کی شدت سے نہر حلقمہ کے کنارے خشک ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو اور یہ ابلنے لگے۔ دھوپ سے دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ یہاں میر انیس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ گوئی ہے۔ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں۔ مسدس کے پہلے 4 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرعے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن یہ قافیہ پچھلے 4 قافیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ اب ہم الفاظ جملے دیکھیں گے۔ مثل شمع، زندگی مثل شمع دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے، یعنی مثل شمع، شمع کی مانند، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ زندگی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ علمان، آج کل کی مہنگائی علمان الحفیظ بہت ہی زیادہ ہے۔ علمان یعنی اللہ کی پناہ۔ تاب و تب، اس موتی کی تاب و تب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تاب و تب مطلب چمک دھمک۔ چشمہ حیات، قحط کے دنوں میں گدلا پانی بھی پودوں کے لیے چشمہ حیات سے کم نہیں ہوتا۔ برگ و بار، بہار کے موسم میں ہر برگ و بار کھل اٹھتا ہے۔ مدکوک، میں نے ریلوے اسٹیشن پر ایک مدکوک بوڑھے کو پریشان حال دیکھا۔ مضطرب، پرچہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سدرا بہت مضطرب تھی۔ شرر فشاں، شب برات کے موقع پر سلمان نے شرر فشاں آتش بازی چلائی۔ مقدر، دھند کی وجہ سے کار کا شیشہ بہت مقطر ہو رہا تھا۔ سرگرمیاں، چھٹیوں میں تمہاری کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ یہ تو تھا ہمارا سبق، اور اس کے درست جواب کی نشاندہی اور باقی جو الفاظ متضاد اور مترادف رہ گئے ہیں وہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔